अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसमें कल हम लोगों ने ये रिवाइज़ किए थे ना द मेजर मेन फार्मूलाज। सो आपसे ये पूछा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला ये आता है कैलकुलेशन में, आपको वैल्यू गिवन होएगी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की, ठीक है। तो इनको बस सब्ट्रैक्ट करना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूँ बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो फिर आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाती है। ये भी बहुत पूछा जाने वाला एमसीक्यू है कि कैलकुलेट करें इजेक्शन फ्रैक्शन। देन कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल आपको कल मैंने बताया था, पल्स प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीन आर्टीरियल प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पल्स प्रेशर इज़ जो आप बीपी लेते हो ना, पेशेंट का किसी का ब्लड प्रेशर लेते हो तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू सिस्टोलिक होती है, नीचे वाली डायस्टोलिक होती है ना। बस सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक कर दो ना अगर, तो वो पल्स प्रेशर आ जाता होता है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये एमसीक्यू है। एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू आर्टरी में जितनी भी कंप्लाइंस है उसके इन्वर्सली रिलेटेड, यानी ये ज़्यादा होएगा तो ये चीज़ कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पल्स प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज़ कब करता है और डिक्रीज़ कब करता है, ठीक है। अच्छा, जो पल्स प्रेशर होता है वो आपके पास किन केसेस में ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो गैप बीच में अगर ज़्यादा होगा तो पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा ना, यानी सिस्टली और डायस्टली के बीच का गैप ज़्यादा होएगा तो। अच्छा, देखिए अयोटा जो है उसकी अगर स्टिफनिंग हुई हुई है, ठीक है, उसकी वाल्व वाल्व की एयोटिक वाल्व की स्टिफनिंग हुई हुई है, या वहाँ पे ना उसकी वाल्व रीगर्जिटेंट वाल्व यानी पीछे की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए। इस कंडीशन में क्या होता है, सिम्पैथेटिक टोन जो होती है ना वो ज़्यादा हुई भी होती है, जिसकी वजह से ना ये पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हाई आउटपुट स्टेट्स जितनी भी होती है, फॉर एग्जांपल एनीमिया से ज़्यादा कॉमन हाई आउटपुट स्टेट है, ठीक है। एनीमिया के अंदर जो है ना खून की कमी हुई भी होती है, तो फिर हार्ट क्या करता है और ब्लड पंप करने के लिए हाई आउटपुट वाला स्टेट होता है। और हाइपर थायराइड में वैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है तो हार्ट ज़्यादा पंप करता है। तो हाई आउटपुट स्टेट्स के अंदर पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो ट्रांजिएंटली इसमें पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यू नो। ठीक हो गया। ये याद रखना है कि ये एमसीक्यू आता है। फिर पल्स प्रेशर कम कब होगा, किन कौन सी डिजीज़, ज़ाहिर एयोटिक रीगर्ज अगर ऊपर था तो नीचे एयोटिक स्टेनोसिस में कम हो जाएगा, ठीक है, जब स्टेनोस्ड वेसल हुई भी है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक यानी हार्ट शॉक में गया हुआ है, पंप ही नहीं कर रहा। इसी तरह कार्डिक टेम्पोनाट बाहर से प्रेशर आया हुआ है या हार्ट फेल हुआ हुआ है, ठीक है, उसमें भी कोई पंपिंग वगैरह नहीं हो रही, तो इसकी वजह से पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो मैंने तो इस तरह याद किया था कि पल्स प्रेशर जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना वही पल्स प्रेशर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, देन कम्स मीन आर्टीरियल प्रेशर मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ आस्क्ड टू कैलकुलेट इट व्हेन कार्डिक आउटपुट की वैल्यू इज गिवन एंड टीपीआर यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज गिवन, ठीक है। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैप आ जाएगा। दूसरा एक और फार्मूला होता है कि आप देखें, इसको याद करने का फार्मूला के दो फार्मूले हैं इसके, ठीक है। मैप ये वाला भी कैलकुलेट करने को आता है। इसमें 2/3 ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला जो बीपी का होता है वो, और उसमें से 1/3 ना ऊपर वाला। इसलिए कहते हैं जितना हमारी बॉडी का मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना वो ज़्यादा जो है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ये 2/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है और 1/3 ये सिस्टोलिक का कॉन्स्टिट्यूट, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे ना तो मैप आ जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है कि डीबीपी को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हम लोगों ने जो है ना वो 2/3 + 1/3, उसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आपके पास पल्स प्रेशर आ गया, ठीक है। क्योंकि पल्स प्रेशर क्या था, देखिए पीछे एस बी पी माइनस डी बी पी था ना, तो इधर भी यही एस बी पी माइनस डी बी पी आएगा और कॉमन लेके 2/3 1/+1/3 करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। इस तरह करके जो है ना ये वाली वैल्यू आती है, तो दोनों तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देन कम्स द स्टार्लिंग कर्व्स। इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है कि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द जो वेंट्रिकल्स के अंदर एंड पे डायस्टोलिक वॉल्यूम नहीं रह जाता जो पीछे से प्री लोड को डिटर्मिन करता है। मैंने पहले आपको बताया था प्री लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है पिछले वीडियोस में, कि वो ईडीवी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ के डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जितना ऊपर से पीछे से प्री लोड ज़्यादा आ रहा होगा उतना जोर का हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यही चीज़ हम इस तरह देख भी लेते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा कब होएगी, जाहिर सी बात है जब कैटेकोलेमीन्स यानी जो आपके पास बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, कैटेकोलेमीन्स एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ये चीज़ें दोगे तो हार्ट जोर जोर का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव आइनोट्रोप्स दोगे यानी डोब्यूटामीन, इसलिए कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक हुआ हो या हार्ट फेलिंग कंडीशन में जा रहा हो तो डोब्यूटामीन लगाते हैं ना मरीज़ को आईवी, तो वो इसी तरह कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तेज़ करता है। मिलिट्रीनॉन, ठीक है, इसी तरह डाइजॉक्सिन, ये कुछ चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तेज़ तेज़ करेंगी, ठीक है। फिर कम क्या चीज़ें करेंगी, विद लॉस ऑफ फंक्शन मायोकार्डियम। जाहिर सी बात है हार्ट मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एमआई हुआ हुआ है या उसमें उसका हार्ट को बीटा ब्लॉकर आपने कोई दे दिया है तो वो हार्ट को ब्लॉक कर देगा, थोड़ी देर के लिए रोक देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आहिस्ता कर देगा। नॉन डाई हाइड्रोपायरिडीन सीसीबीज, ये मैंने कल भी बताया था आपको,
ये जो चीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगी और हार्ट फेलियर, ये कल भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं कि द थिंग्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है अगला पेज। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा जी, इसमें ना बेसिकली रेजिस्टेंस, प्रेशर, फ्लो वाली बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें यह कि आपके पास एक तो ये जनरल फार्मूला सा लिखा हुआ है कि फ्लो रेट जो होता है ना किसी भी चीज़ का, फ्लो रेट यानी क्यू से डिनोट किया, वो वेलोसिटी और एरिया को ना मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स में पढ़ा था ना हमने, रेजिस्टेंस सीरीज़ में जब होती है उनको सारों को ऐसे रो में प्लस कर देते होते हैं, और जब पैरेलल में होती है उसमें 1/r1 प्लस इस तरह करते हैं, है इसका अप्लाइड कॉन्सेप्ट है। और ये एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जो फ्लो रेट था ना वो रेडियस के डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्थ पावर के, लेकिन रेजिस्टेंस ना रेडियस की इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ये काफ़ी जगहों पे ऐसे कुछ ना कोई एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि चीज़ का जो है ना वो रेडियस इतना है तो उसका रेजिस्टेंस पे कितना फ़र्क पड़ेगा, इस तरह करके वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात। और आपको ये पता हो कि कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आते ही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट फ्लो वेलोसिटी, कैपिलरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिलरीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होती है ना, डिवाइड 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 होकर आ रही होती हैं। फिर पूछा जाता है कि आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर टीपीआर, टीपीआर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस चीज़ में होती है, आर्टीरियोल्स के अंदर होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है, वेन्स की, उसमें सबसे ज़्यादा आप देखते हैं ना, पूलिंग ऑफ द ब्लड भी उसमें हो जाती है। फिर एक और बात आ जाती है विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। विस्कोसिटी जो होती है थिकनेस होती है, यानी जो आरबीसीज या कोई प्रोटीन बीच में पड़ी है ना ब्लड के अंदर, वो चीज़ को ज़्यादा गाढ़ा थिक कर देंगी, ठीक है। तो जब आपके पास अनीमिया हुआ है यानी खून की कमी है, आरबीसीज की कमी है, तो जाहिर है विस्कोसिटी भी कम होएगी, थिकनेस भी कम होएगी। जब आपके पास प्रोटीन ज़्यादा हुआ है ब्लड में किसी स्टेट में, जैसे मल्टीपल माइलोमा में होता है, इसी तरह पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसी बहुत ज़्यादा हुए हैं, उनकी वजह से क्या होएगा, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो दीज आर ऑल दी एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। देन कम्स ये वाली चीज़, ठीक है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आइनोट्रोपी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी किन चीज़ों से ज़्यादा होती है, मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ। कैटेगोरी मीन्स डोब्यूटामीन, मिलरिनोन, डाइजॉक्सिन, एक्सरसाइज, इन चीज़ों से ज़ोर ज़ोर का हार्ट तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कम कब होती है, हार्ट फेल हुआ हुआ है अभी, ईएफ उसकी कम हुई हुई है, ठीक है। नारकोटिक ओवरडोज जो बंदे को आस्ते आस्ते सुला देती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक अगर इनहिबिशन हुई, ठीक हो गई, ये भी नॉर्मल सा था, ईजी था। फिर आ जाता है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या है भाई, वीनस रिटर्न के बारे में कि वो किन चीज़ों पे ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी हुई ना, ज़्यादा ही तेज़ हुई तो पीछे से वीनस रिटर्न भी तेज़ हो गया। एवी शंटिंग, यानी आर्टरी से वेन में जब ब्लड शंट होता है एकदम से, तो तब ज़्यादा एकदम से लोड हार्ट के ऊपर आता है, तो पीछे से प्रीलोड ज़्यादा आता है, यानी कि वीनस रिटर्न ज़्यादा आता है। फ्लूइड कोई तुम आईवी इन्फ्यूज़ करो बंदे में, तो उसमें पीछे से वीनस रिटर्न ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जब आपके पास एक्यूट हेमरेज हो जाए तो वो ब्लड लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी को दे दो, उसकी वजह से भी बंदा वो हाइपोटेंशन बीपी लो होता है ना, तो जिसकी वजह से पेशेंट का मतलब पीछे से वीनस रिटर्न ही कम हो जाता है, ठीक हो गया। अगली चीज़ क्या थी हमारे पास, अगला टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, वो किन चीज़ों से ज़्यादा होती है भाई, वेजोप्रेसर्स जब देते हैं, ठीक है। अब ये एक मैंने जनरल सा रूल लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों को याद रखने के लिए कि भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि तंग पाइप है अगर, तो फिर उसमें बड़ी मुश्किल होगी, तंग है ना पाइप, तो वो बहुत मतलब रेजिस्टेंस आ रही होगी, तो टीपीआर ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कि वेजो प्रेशर अगर देते हो, यानी कि वही तंग पाइप हुआ है, कंस्ट्रक्टर दिया है, तो उससे जो है ना टीपीआर ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बस फ्रीली ब्लड जाना है, ठीक है, हार्ट को, तो एक्सरसाइज से जो है ना वो टीपीआर कम हो जाती है, इसी तरह, ठीक है। अब ये एक छोटी सी ये लाइन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये क्या है कि चेंजेस ऑफन अकर इन द टेंडम, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है, इट मे बी। अब दो बातें हैं, ठीक है। एक है जी रीइंफोर्सिंग और एक होता है कंपेंसेटर्स। रीइंफोर्सिंग यानी ज़्यादा ज़्यादा कराना। अब एक्सरसाइज हो रही है, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़ोर ज़ोर की, हार्ट तेज़ तेज़ बीट करेगा, वो ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ेगी उसको, ठीक है, नहीं स्मूथली काम चल रहेगा। ये क्यों, ताकि कार्डियक आउटपुट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कॉम्पेंसेशन होती है, यानी हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट फेल हो चुका है, ठीक है। अब तो हमने उस पे ज़्यादा वज़न तो नहीं, वर्क लोड ज़्यादा तो नहीं करना ना, तो आइनोट्रोपी यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे कम करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, पीछे से प्री लोड बढ़ाएगा, पीछे से ना अपना प्री लोड ज़्यादा करेगा, फ्लूइड को रिटेन करेगा, ठीक है। उसकी वजह से प्री लोड ज़्यादा होएगा और मेंटेन हो जाएगा कार्डियक आउटपुट इस तरह से, ठीक है। तो ये 10 मिनट्स की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है वीडियो। एंड इसमें आप लोगों को ये बस इंपॉर्टेंट जो मैंने एमसीक्यू वाइज पॉइंट्स बताए हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह जो है ना ये पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट यील्ड टॉपिक, विच इज़ द कार्डियक साइकिल और लूप वगैरह डिटेल में और बड़ा आसान आसान तरीक़ों से, जिस तरह मैंने याद किया हुआ है ना इसको, आसान तरीन तरीक़ों से, ठीक है, वो हम बताएंगे निमोनिक्स बना बना के, ठीक है।
तो शेयर विद योर फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज़ सारी जो है ना मैंने बनाई है, दिस सीरीज़ इज़ अबाउट कार्डियोवैस्कुलर। पहले मैंने एम्ब्रियोलॉजी की 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके बाद एनाटॉमी की 1 वीडियो है, और आगे फिजियोलॉजी की इट विल बी ऑलमोस्ट कुछ होंगी, कुछ बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला।